अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी टीचर डॉक्टर फौजिया एनाटमी फिजियोलॉजी लेक्चर के साथ। आज हम ब्लड का पार्ट जो है वो 8th पढ़ेंगे और आज 8th पार्ट में हम एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो एनीमिया के बारे में आपको मैं बता दूँ, एनीमिया एक खून से रिलेटेड या खून की बीमारी को कहा जाता है कि खून के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कमी की वजह से जो है एनीमिया हो जाता है, और या हम इसे कहते हैं, सिंपली भी कह सकते हैं कि खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। तो अब आज हम एनीमिया के बारे में ही सारा डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन करा दूं, पेज नंबर है 58 पे। डेफिनेशन आ जाती है, एनीमिया में बी डिफाइंड एज द डिक्रीज्ड लेवल ऑफ Hb इन द ब्लड बिलो द रेफरेंस लेवल फॉर द एज एंड सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें होता क्या है कि एनीमिया के में जो हम कह रहे हैं कि खून की कमी हो जाती है, तो खून की कमी में एक्चुअली किस चीज़ की कमी होती है? डिक्रीज़ लेवल ऑफ Hb। डिक्रीज़ लेवल ऑफ Hb का मतलब हीमोग्लोबिन की परसेंटेज या हीमोग्लोबिन का कम हो जाना खून के अंदर बिलो द रेफरेंस लेवल। बिलो द रेफरेंस लेवल का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू या हमारी नॉर्मल रेंज Hb की, जो कि मैं आपको Hb के टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ कि नॉर्मल रेंज मेल फीमेल और बच्चों के लिए कौन सी है। अगर उस रेंज से लेवल जो है Hb का बिलो है तो इसका मतलब है कि एनीमिया है। और इसको हम कंपेयर किससे करें? फॉर द एज एंड सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। और रेफरेंस लेवल हम कहाँ से देख रहे हैं? एज के अकॉर्डिंग, उम्र के लिहाज से। सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, और सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब जेंडर है यहाँ पे। इसमें जो है वो मर्द भी हैं, इसमें औरतें भी हैं, और इसके अंदर जो है बच्चे भी शामिल हैं। तो इन सब के लेवल को इनकी एज के और इनके जो है वो जेंडर के अकॉर्डिंग हम रेफरेंस लेवल के मुताबिक बताते हैं। तो अगर कमी हो जाती है Hb की ब्लड में तो हम उसको फिर एनीमिया कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिम्टम्स ऑफ एनीमिया है कि एनीमिया की कौन सी अलामत हो सकती हैं जिनको आप देखते हुए बता सकते हैं या जिनसे पता चल सकता है कि पेशेंट जो है या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो एनीमिक है, मतलब उसके अंदर खून की कमी है। तो अगर तो हम यहाँ पे कह रहे हैं, रेड में कह रहे हैं, हम यहाँ से सिम्टम्स देख लेते हैं पहले। रेड में कह रहे हैं इन सीवियर एनीमिया, कि अगर हम देखें कि सीवियर एनीमिया के अंदर जो है वो हमें जो कौन सी जो कंडीशंस हैं वो सीवियर होंगी, मतलब यहाँ पे जो रेड साइन शो किए हुए हैं उसमें वो कह रहे हैं कि एनीमिया जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होगा सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे आ जाता है आइज़ में। आइज़ में अगर येलोइंग, आइज़ अगर आपकी पेल हो रही हैं, जर्द हो रही हैं, येलो हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एनीमिक हो रहे हैं। स्किन में देखा जाएगा तो स्किन में क्या आ जाती है? पेलनेस, जर्द हो जाना, कोल्डनेस, ठंड वगैरह महसूस होना, जैसे चिलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाए, और येलोइंग या फिर स्किन का पिलाहट आ जाना, स्किन का पीला हो जाना। फिर इसके बाद रेस्पिरेटरी में हम देखेंगे, रेस्पिरेटरी में आ जाता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपकी दिल की धड़कन जो है वो मुतवाज़न नहीं रहती, सांस जो है वो शॉर्ट होना शुरू हो जाता है। मस्कुलर में क्या आ जाता है? मसल्स में क्या होगा? वीकनेस हो जाएगी, आपको थकावट महसूस होगी। इंटेस्टिनल में क्या होगा? इंटेस्टिनल में आपके चेंज हो जाएंगे स्टूल कलर, मतलब जो फुजला का कलर होता है वो चेंज हो जाएगा और बिल्कुल जो है वो गहरा येलो टाइप का हो जाएगा। फिर इसमें आ जाता है सेंट्रल में, मतलब आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बात करें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्या होगा? फटीग, आपको जहनी थकावट रहेगी। उसके साथ साथ डिजीनेस, आपका सर चकराएगा। डिजीनेस का मतलब होता है सर चकराना। फेंटिंग, मतलब आपको कुछ समझ नहीं आएगी किसी चीज़ की कि आप कौन सा काम कैसे करें, गायब दिमागी जिसे कहते हैं कि करना। ब्लड वेसल्स में आ जाएगा लो ब्लड प्रेशर, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होना शुरू हो गया है, मतलब ब्लड वेसल्स, खून की नालियों के अंदर खून का प्रेशर कम हो रहा होता है। हार्ट में क्या होगा? हार्ट से रिलेटेड आ जाएगा पाल्पिटेशंस, दिल की धड़कन महसूस होना, जैसे दिल धड़क रहा हो बहुत तेज़ी से। रैपिड हार्ट रेट का बढ़ जाना। उसके बाद चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना। इंजाइना, दिल के पट्ठों का दर्द होना, दिल के मसल्स जो होते हैं हार्ट मसल्स उनमें पेन होना। हार्ट अटैक, दिल का जो है वो काम करना सडनली रुक जाना। स्प्लीन में क्या होता है? तिल्ली जो होती है उसमें आ जाती है इनलार्जमेंट, स्प्लीन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये सारी अलामात क्या होती हैं? ये सारी अलामात एनीमिक पेशेंट की होती हैं कि उसके अंदर खून की कमी और Hb की कमी हुई होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया है, तो इसमें आता है ब्लड लॉस एनीमिया, एक्यूट पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया।
अब इसमें आ जाएगा कि क्लासिफिकेशन एनीमिया की हम कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी एनीमिया जो है वो कौन सी कंडीशंस हैं जो कि एनीमिया कॉज कर सकती हैं। तो एक्यूट पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया, कि अगर आपको कोई आप पोस्ट का मतलब होता है बाद में, आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, इसमें एक्यूट पोस्ट इसमें आएगा और सडनली इसमें होगा और होने के बाद जो है वो ये ख़त्म होगा, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए। एक्यूट का मतलब हम इसे लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए होना और सीवियर हो जाना। तो एक्यूट पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया में कहते हैं ट्रॉमा, आपको सदमा पहुंचना। सदमा आपको पहुंच सकता है कि किसी भी वायलेशन की सूरत में हो सकता है, किसी तशद्दुद को होते देख लिया आपने, आपके साथ तशद्दुद हो रहा है, या आपने कोई नेचुरल डिज़ास्टर देख लिया है, कोई आपने जो है आफात में से किसी चीज़ को देखा है, या आपके घर में कोई इशू है, या आपके साथ आपने कोई एक्सीडेंट देखा है, कोई डेथ हुई है, कोई आपके किसी प्यारे की, इस तरह की अगर कंडीशंस आ रही हैं तो हम उसमें जहनी जो सदमा आपको पहुंचता है उसको हम ट्रॉमा कहते हैं। फिर सर्जरी आ जाती है। सर्जरी में ऑपरेशन वगैरह है कि ऑपरेशन होता है तब भी ब्लीडिंग होती है, तो उसके अंदर भी जो है ये प्रॉब्लम हो सकता है। क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया में क्या होगा, ये जो है ये लॉन्ग टर्म होता है, इसमें मतलब कंटिन्यूस होता है कि ये होता रहता है। इसमें जैसे अल्सर में कभी ठीक हो जाता है, फिर प्रिकॉशंस ना की जाएँ तो ये फिर कंटिन्यूस हो जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम होता रहता है। तो इसमें आ जाता है पेप्टिक अल्सर, मैदे का जो अल्सर हो जाता है। पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, अगर आपके जो है आंतों के अंदर जो है वो कीड़े जो होते हैं वो आपके उसमें पैरासाइट्स जिन्हें कहा जाता है, अगर वो उनकी मौजूदगी है और वो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है तो वो आपकी जो अंतड़ियाँ हैं उनके अंदर से जो म्यूकोज़ा है उसको रप्चर कर देंगे, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इससे खून की कमी होगी। मेलिग्नेंसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मोहलिक खून से रिलेटेड जो है वो बीमारियां हो सकती हैं, लाइक इसमें एग्जांपल कैंसर की आ जाती है। देन इसमें आ जाता है इंक्रीज रेट ऑफ डिक्रीज्ड, या इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। ऐसा कौन सा इसमें आ जाता है एनीमिक कंडीशन के जिसके अंदर आरबीसीज का जो रेट है वो डिस्ट्रक्शन का जो है वो बढ़ जाता है। तो हीमोलिटिक एनीमिया, आरबीसीज की जब ब्रेकडाउन होती है उसे हम हीमोलिसिस कहते हैं। अब हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होगा, आरबीसीज की ब्रेकडाउन हो जाएगी और आरबीसीज का जो ब्रेकडाउन का लेवल होगा वो आरबीसीज की प्रोडक्शन से कहीं ज़्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन को हम कहेंगे हीमोलिटिक एनीमिया। उससे जाहिर है जब आरबीसीज की कमी होगी, हीमोग्लोबिन नहीं बन सकेगी, ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी, खून की कमी होना शुरू हो जाएगी। इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन, तो अगर आपके आरबीसीज ही प्रॉपर नहीं बन रहे, उनकी बर्थ जो है वो प्रॉपर नहीं है, इम्पेयर्ड हो गई है, नॉर्मल नहीं है, तो उस कंडीशन में भी जो है वो एचबी का लेवल जो है वो डाउन होगा, खून की कमी होगी। डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स, अगर तो जो स्टेम सेल्स हैं जो कि आरबीसीज को बनाते हैं, स्टेम सेल्स वही हैं जो पेरेंट सेल्स हैं जिनसे आरबीसीज बनेंगे और ये बोन मैरो में होते हैं। तो स्टेम सेल्स की अगर प्रोलिफरेशन फैलाओ, उनकी डिफ्रेंशिएशन वो नॉर्मल नहीं है, डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहे, तो वो क्या करेंगे, आरबीसीज को नहीं बना सकेंगे, जिसमें कंडीशंस को इनसे आ जाएंगी ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है इसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स तीनों तरह के सेल्स का जो लेवल होता है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, तो हम इसे कहते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। फिर उसके बाद आ जाता है प्योर रेड ब्लड सेल्स एप्लेजिया। अब सिर्फ एप्लेजिया हो रहा है, मतलब एनीमिया हो रहा है, जस्ट वो आरबीसीज की कमी की वजह से हो रहा है। एनीमिया ड्यू टू रीनल फेलियर, अगर आपको एनीमिया हो रहा है और वो किस कंडीशन में हो रहा है, आपके किडनी फेल हो रहे हैं। रीनल फेलियर का मतलब है किडनी जो है उनका फेल होना। तो अगर आपका यूरिनरी सिस्टम फेल हो रहा है, आपके किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है, और आपको पता है कि आरबीसीज को बनाने के लिए जो हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज़ होता है, वो किडनी से रिलीज़ होता है, जिसका नाम होता है एरिथ्रोपोएटिन। अगर एरिथ्रोपोएटिन किडनी जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगा, किडनी काम नहीं कर रहा होगा, तो उसकी वजह से एरिथ्रोपोएटिन नहीं बनेगा। एरिथ्रोपोएटिन नहीं बनेगा तो वो जाके बोन मैरो में नए आरबीसीज नहीं बनवा सकेगा। एनीमिया ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर, अगर तो अनीमिया जो है वो आपके हार्मोन्स की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है, ऐसे हार्मोन जो कि विदाउट जो है वो ब्लड के थ्रू जो है वो मूव करते हैं आपकी बॉडी में। तो ऐसे हार्मोन्स, उसमें ख़ास तौर पे मैं बता दूं कि जिसके अंदर थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम हो जाना, तो डिस्ट्रक्शन होगी बोन मैरो के अंदर, जो है वो आरबीसीज के जो है स्टेम सेल्स हैं उनकी कमी हो जाएगी, नए आरबीसीज नहीं बन सकेंगे, तो इस वजह से जो है अनीमिया हो सकता है। तो यहाँ भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर में आप थायराइड की एग्जांपल ऐड कर लें। डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज, अब आरबीसीज का फैलाव और आरबीसीज की मैच्योरेशन जो है वो नॉर्मल नहीं है,
तो क्या होगा, डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस। इसमें कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं कि क्यों नहीं आरबीसीज मैच्योर हो रही, या उनकी प्रोलिफरेशन या उनका फैलाव जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो इसमें आ जाएगा डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस, डेफिशिएंसी और इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। अब जो है इसमें आ जाता है कि डीएनए की सिंथेसिस इम्पेयर्ड होने के लिए, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने आपको पिछले लास्ट लेक्चर में, एक लेक्चर में पढ़ाए थे फैक्टर्स ऑफ आरबीसी सिंथेसिस, जिसमें बताया था कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड दोनों ही जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं उनको बनाने के लिए कंपलसरी ज़रूरी होते हैं। अगर विटामिन B12 और फोलिक एसिड दोनों ही वहाँ पे कमी हो जाएगी इनकी, या ये जो है इनकी यूटिलाइजेशन इम्पेयर्ड हो जाएगी, प्रॉपर नहीं होगी, तो डीएनए की सिंथेसिस डिफेक्टिव होगी, क्योंकि डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो प्रॉपरली मैच नहीं कर सकेंगी एक दूसरे के साथ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर विटामिन B12 और फोलिक एसिड दोनों की कमी हो रही है और डीएनए की सिंथेसिस जो है वो डिफेक्टिव हो रही है, इस कंडीशन को कहते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अब मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ये गोल हो जाते हैं, ये ओड शेप में आ जाते हैं, इनकी बेढंगी सी शेप हो जाती है। फिर उसके बाद आता है डिफेक्टिव HB सिंथेसिस। अब HB की कमी हो रही है, HB की सिंथेसिस तैयारी जो है वो डिफेक्टिव है, प्रॉपर नहीं हो रही। तो किस वजह से नहीं हो रही, तो इसमें आपको पता है कि HB जो होती है दो चीज़ों के मिलने से, दो एलिमेंट के मिलने से बनती है। इसमें एक हीम होता है, दूसरा इसमें ग्लोबिन होती है। तो डेफिशिएंसी इसमें किस चीज़ की अगर हो रही है, डेफिशिएंसी या डेफिशिएंट हीम सिंथेसिस, अगर आयरन प्रॉपर नहीं बन रहा तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस जो है वो डिफेक्टिव होगी। तो यहाँ लिखा हुआ है हीम का मतलब होता है आयरन, यहाँ नीचे ब्रैकेट में भी दिया हुआ है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। डेफिशिएंट ग्लोबिन सिंथेसिस, अगर ग्लोबिन की सिंथेसिस जो है वो डेफिशिएंट है, कमी है, ग्लोबिन की कमी हो रही है, उसकी तैयारी प्रॉपर नहीं हो रही, तो उसको हम कहते हैं थैलेसीमिया। फिर इसमें आ जाता है एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ HB, अगर HB की फॉर्म जो है वो एबनॉर्मल हो जाए, HB प्रॉपर सिंथेसिस उसमें आयरन और ग्लोबिन की ना हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया या HBS कहते हैं उसे। उसमें अब इसके बाद आ जाती है एनीमिया की समरी, जो भी आपको मैंने पढ़ाया उसमें दोबारा से आ जाता है कि एनीमिया की क्या समरी है। एनीमिया है, इसमें 3 तरह से बताया हुआ है। एनीमिया में आ जाता है ब्लड लॉस होगा, इम्पेयर्ड प्रोडक्शन, आरबीसीज की प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, हाइपोप्रोलिफरेटिव फैलाव का कम हो जाना, आरबीसीज के फैलाव का कम हो जाना। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन, उसमें क्या होगा, आरबीसीज के टूटने का अमल जो है वो बढ़ जाना, जिसे हमने क्या कहा है, हीमोलिटिक कहा है। तो ब्लड लॉस में क्या होगा, ब्लड लॉस 2 तरह से हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट का मतलब है सडनली आपको कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से आपको ब्लड लॉस हुआ, लेकिन उसके बाद आप रिकवर करना स्टार्ट हो जाएंगे। क्रॉनिक का मतलब है ये लॉन्ग टर्म है, इसमें आपकी बीमारी चलती जा रही है और उसके साथ साथ आपका ब्लड लॉस जो है वो भी कंटिन्यूसली हो रहा है। नेक्स्ट इसमें जाते हैं इम्पेयर्ड प्रोडक्शन। इम्पेयर्ड प्रोडक्शन कई तरीक़ों से हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी, इसमें आयरन की कमी से क्या होगा, इसमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक इसमें आ जाएगी, सिनक्रोमी आ जाएगी। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म को जो है न्यूक्लियस को बेसिस नहीं प्रॉपरली प्रोवाइड कर सकेगा राइबोसोम्स की मदद से बनाकर। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर साइटोप्लाज्म के अंदर ये सिनक्रोमी हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। इस वजह से ही हमने इसे कहा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। फिर कह रहे हैं एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ भी आपने पढ़ ली, जिसमें आपको पेप्टिक अल्सर की है, आंतों के अंदर जो है वॉर्म्स की मौजूदगी हो सकती है। ए प्लास्टिक एनीमिया कोनिजेंटल और एक्वायर्ड। ए प्लास्टिक एनीमिया जो होता है ये कई तरह से हो सकता है। ये कोनिजेंटल मतलब विरासती तौर पे भी आ सकता है, मौरूसी तौर पे भी हो सकता है। एक्वायर्ड का मतलब होता है लिया हुआ, यानी कि आपको किसी से इन्फेक्शन हुआ है, किसी से आपने ये बीमारी जो है वो ली है, या किसी ड्रग की वजह से या किसी ऑपरेशन की वजह से ये आपको प्रॉब्लम हुआ है, तो हम इसे एक्वायर्ड में कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें आता है इंक्रीज डिस्ट्रक्शन, आरबीसीज का टूटना। इसमें आ जाता है एक्सट्रिंसिक टू रेड ब्लड सेल्स। ऐसी चीज़ें बैरूनी फैक्टर्स कौन से हैं जो कि आरबीसीज की ब्रेकडाउन की वजह बन रहे हैं, तो इसमें आ जाता है ऑटो इम्यून और आइसो इम्यून इन्फेक्शंस। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि एक इंसान के अपना जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ है और उसकी ही जो बॉडी के अंदर जो हैं वो केमिकल एजेंट्स एंटीजन और एंटीबॉडी की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होके उसके इम्यून सिस्टम को जो है वो ख़त्म करना शुरू कर देते हैं और बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है उस बीमारी के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकता।
तो अगर आपकी बॉडी के अंदर ही ऐसे प्रोटीन एंटीजन बन जाएं और वो एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट करके ऑटो इम्यून डिजीज़ कॉज करते हैं तो हम उसे कहेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और आइसो इम्यून का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो प्रोटीन है, बाहर से आपने किसी और इंसान से, किसी और इंडिविजुअल से वो बीमारी हासिल की है, उस इंसान के प्रोटीन जो है वो, या उस इंसान के जो एंटीजन्स की फॉर्म में जो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में एंटर हुआ है और उसने जाके एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट करके जो है वो प्रॉब्लम किया है, तो उसको हम कहते हैं आइसो इम्यून। फिज़िकल और केमिकल एजेंट्स, फिज़िकल और केमिकल आपकी बॉडी के अंदर मौजूद जो है वो केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, वो फिज़िकल फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक टू रेड ब्लड सेल्स। फिर इसमें आ जाते हैं इंट्रिंसिक टू रेड ब्लड सेल्स। इंट्रिंसिक में आ जाते हैं मेम्ब्रेन डिफेक्ट आ जाता है, आरबीसीज़ की मेम्ब्रेन अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रही, उसके अंदर जो मेटाबॉलिक उसके प्रॉब्लम्स हैं कि उसमें आयंस की कमी हो सकती है, उसके अंदर वाटर की कमी हो सकती है मेम्ब्रेन में, तो उस वजह से हम कहेंगे मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स के आरबीसीज़ की मेम्ब्रेन का डिफेक्टिव हो जाना। इंजाइम्स डेफिशिएंसी, इंजाइम्स की कमी का हो जाना, जिसकी वजह से जो है प्रॉपरली जो है न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब ना होना और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होना आरबीसीज़ की प्रोडक्शन में। फिर इसके बाद आता है मेट हीमोग्लोबिनोपैथी हो सकती है। इसमें होता है कि हीमोग्लोबिन का इन्फेक्शन हो जाना, ऐसी कोई चीज़ जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए, हीमोग्लोबिन के इन्फेक्शन को कहा जाता है। फिर इसके बाद आते हैं डिफेक्ट्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। तो अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हो सकता है केमिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इसमें अमीनो एसिड्स की सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। अमीनो एसिड्स की सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जब किसी चेन के अंदर एल अमीनो एसिड्स डी अमीनो एसिड्स के साथ जाके एबनॉर्मली अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है फिज़िकल प्रॉपर्टी एक एजेंट की या एक केमिकल एजेंट की जो है वो चेंज हो जाती हैं। अगर इस तरह से हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, अगर रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन अमीनो एसिड्स की हो रही है न्यूक्लियोटाइड बेसिस के अंदर, तो हम उसको भी क्या इसमें ही लेंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर डिफेक्ट्स में लेंगे कि आरबीसीज़ के अंदर जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो डिस्टर्ब्ड है, प्रोटीन की सिंथेसिस प्रॉपर ना होने की वजह से भी जो है एचबी की सिंथेसिस जो है वो नॉर्मल नहीं होगी। तो यहाँ तो तक है आपका इसमें एनीमिया की क्लासिफिकेशन। आज जैसे मैंने आपको एनीमिया की क्लासिफिकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है कि कौन कौन सी वजह से जो है वो एनीमिया कॉज हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं इनकी आपको टाइप्स कराऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।